वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फ़लस्तीनियों पर इजरायली फोर्स का बेरहमी से तशद्दुद जारी। अब कर दी डायरेक्ट फायरिंग, 38 फ़लस्तीनियों के जख्मी होने की खबर। ईरान ने बनाया अर्श-2 ड्रोन। इसराइल के शहरों तेल अवीव और हैफा को अब कामयाबी से निशाना बना सकता है ईरान। काबुल में कल जुमा के मौके पर मस्जिद पर होने वाले धमाके में महलूकीन की तादाद हुई 7। तालिबान ने कहा, नमाजियों को निशाना बनाने का अमल नाकाबिल बर्दाश्त। यूपी के प्रयागराज के एक अस्पताल में खातून की नमाज पढ़ने पर हुआ हंगामा। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, किसी को तकलीफ दिए बगैर अपने मजहब के मुताबिक इबादत करते हैं तो इसमें जुर्म क्या है। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासत उत्तराखंड में नौजवान लड़की अंकिता के मर्डर पर हंगामा। बीजेपी एमएलए के बेटे पर लगा है कत्ल का इल्जाम। जिस्म फरोशी के लिए लड़की पर बना रहा था दबाव। और अब असेंबली में पॉर्न देखने के बाद अब एक और बीजेपी एमएलए का मोबाइल पर गेम्स खेलने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी असेंबली में सेशन के दौरान बीजेपी एमएलए की हरकत पर अखिलेश यादव ने किया तंज। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीन में मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ोर्स के दरमियान झड़पें अब रोज़ का मामूल बन गए हैं। गरब उर्दन के इलाकों नाबलस और कफ्र कदूम में सिहूनी फ़ौजियों के बराह रास्त फायरिंग में दसियों फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने की खबर है। फ़लस्तीन की हिलाल अहमर के हवाले से बताया गया है कि नाबलस के मशरक़ी इलाके बैत दुजान और कुलक़ेलिया के इलाके कफ्र कदूम में सिहूनी फ़ौजियों के बिला इश्तियाल फायरिंग और उनके साथ फ़लस्तीनियों के झड़पों में 38 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनी शहरियों के खिलाफ गाज़िब सिहूनी हुकूमत के जारह फ़ौजियों के दुश्मनाना इक़दामात का सिलसिला बदस्तूर जारी है और सिहूनी हुकूमत के फ़ौजी आए दिन फ़लस्तीनियों को जारहियत का निशाना बनाते रहते हैं, जिसमें रोज़ाना फ़लस्तीनियों की एक तादाद शहीद व ज़ख्मी हो जाती है। بالله عرضك. وين 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 بل على عرضك، بل على عرضك. يا اخي يلا شو ذنبه الولد الصغير هذا؟ ساعتك بتسويش من عندك، بتسويش من عندك، بتسويش. फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इसराइली वज़ीर आज़म याइर लपिद की तरफ से 2 रियासती हल के मुतालबे का खैर मकदम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी ख्वाहिश का असल इम्तिहान मज़ाकरात की मेज़ पर फौरी वापसी है। महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से पहले मज़ीद कहा कि इस मौक़िफ़ की संजीदगी और साख का असल इम्तिहान इसराइली हुकूमत का फौरी तौर पर मज़ाकरात की मेज़ पर बैठना है। उनका ख्याल था कि इसराइल जानबूझकर 2 रियासती हल की जानिब पेशरफ्त में रुकावट डाल रहा है और इसे अमन अमल में मज़ीद काबिल एतमाद पार्टनर तस्वुर नहीं किया जा सकता। ईरानी हुकूमत का कहना है कि उसका तैयार करदा ड्रोन तैयारा अर्श-2 इसराइल के शहरों तेल अवीव और हैफा को कामयाबी से निशाना बना सकता है। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी महर न्यूज़ ने ईरान की एयरफोर्स के सरबराह के हवाले से बताया है कि ईरान ने एक लंबे दौरानिये तक परवाज़ करने वाला खुदकुश जहाज़ तैयार किया है, जिसकी मदद से तेल अवीव और हैफा तक कामयाबी से निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल क्यूमरिट हैदरी के मुताबिक ड्रोन तैयारा अर्श-1 को बेहतर बनाकर डेवलप किया गया है, इसलिए इस ड्रोन का नाम अर्श-2 रखा गया है।
साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने तालिबान को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उनके साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ा तो तालिबान के शरीक बानी को मिटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि धमकी देने के साथ तालिबान के अमीर को उनके ठिकाने की तस्वीर भेजी गई थी ताकि ये साबित हो सके कि हम ऐसा कर सकते हैं। 76 साला ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को मुज़ाकरात के दौरान धमकी दी जो उनके जानशीन सदर बाइडन के अफ़गानिस्तान से खौफनाक इनक़ला के हुक्म से 18 माह कबल हुए थे। ट्रंप ने कहा कि मैंने उनके घर की तस्वीर उन्हें भेजी थी। साबिक़ अमेरिकी सदर ने मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को क़साई बिरादर का लक़ब दिया था। तालिबान ने बताया है कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में कल जुमे को एक मस्जिद के करीब होने वाले धमाके में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक और 41 ज़ख्मी हो गए, जिनमें कई एक बच्चे भी शामिल हैं। किसी ग्रुप ने ताहाल इस बम हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। धमाका काबुल के सख्त सिक्योरिटी वाले सिफारती इलाके में हुआ, जिसके बाद आसमान पर सियाह धुआं फ़ज़ा में बुलंद होता दिखाई दिया, जबकि गोलियां चलने की आवाज़ें भी सुनाई दी गईं। इस दौरान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वज़ीर अकबर ख़ान मस्जिद के बाहर होने वाले दहशतगर्दाना बम धमाके पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मस्जिद और नमाजियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने का अमल नाकाबिल बर्दाश्त और बहुत बड़ी जारियत है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो इस किस्म की जारियत के ख़िलाफ़ हुकूमत का साथ दें। अफ़गानिस्तान की तालिबान इंतज़ामिया की वज़ारत दाखिला के तर्जुमान का कहना है कि ये कार बम धमाका मस्जिद के गेट के सामने हुआ, ताहम इस तर्जुमान ने जाँ बहक व ज़ख्मी होने वालों की तादाद का कोई जिक्र नहीं किया। लेबनान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अली हमिया के मुताबिक चंद रोज़ कबल महाजरीन की एक कश्ती जो लेबनान से यूरोप की तरफ रवाना हुई थी, शाम के करीब डूबने से अब तक 76 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। लेबनान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अली हमिया ने बताया कि कश्ती पर सवार दीगर मुसाफिरों की तलाश जारी है, ताहम अब जिंदा बच जाने के इम्कानात मादूम हो चुके हैं। शामी हुकाम ने जुमेरात की सहपहर तरतोस के साहिल से समंदर में लाशें तलाश करना शुरू की थी। अब तक डूबने वाली कश्ती से 20 अफराद को बचा लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए शाम के अस्पताल ले जाया गया है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का इबादत करना मानो कोई जुर्म हो गया है। प्रयागराज के एक अस्पताल में एक खातून का कमरे में तनहा नमाज पढ़ने पर हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदार की देखभाल करने वाले किसी कोने में किसी को भी तकलीफ दिए बगैर अपने मजहब के मुताबिक इबादत करते हैं तो इसमें जुर्म क्या है? क्या यूपी पुलिस के पास कोई और काम नहीं है? जहां भी नमाज पढ़ी जाती है वहां नमाजियों पर FIR दर्ज हो जाती है। इमाम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में मुसलमानों का कोटा 8 से 12% बढ़ाने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस ज़िम्मन में सुधीर कमीशन की तजावीज़ का हवाला भी दिया है। मैं आज इस मौके पर इस बात को भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि तेलंगाना की हुकूमत ने और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बात की नुमाइंदगी की थी और रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला ने इस तजवीज़ को कबूल किया और एक सुधीर कमेटी को बनाया था।
सुदीर कमेटी ने तेलंगाना में मुसलमानों के समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और सेहत में, रोज़गार में, गरीबी में इनका क्या मौक़िफ़ है, कितने हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम एनरोलमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने बाहर हैं, हुकूमत में मुसलमानों के नौकरियों में कितना तनासुब है और हुकूमत में दीगर जितने महकमे जात में है उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी का तनासुब क्या है, और सिफारिशात भी उस रिपोर्ट ने पेश किए थे तेलंगाना की हुकूमत को। उस सुदीर कमीशन की रिपोर्ट 2016 में उसको कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद उस कमेटी ने तेलंगाना के मुसलमानों के ताल्लुक से कहा कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट है मुसलमानों के अंदर, वो हमारे हिंदू भाइयों के बैकवर्ड कास्ट से भी उनका मौक़िफ़ कम है। और उस रिपोर्ट ने कहा था कि तेलंगाना के मुसलमानों को, जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है, मुसलमानों, पूरे मुसलमानों को नहीं, जो मुसलमानों में बैकवर्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन या तहफ़्फ़ुज़ात मिलना चाहिए। और इसलिए नहीं बल्कि वो मुसलमान है इसलिए क्योंकि जो पसमानदगी का, बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया है जो मंडल कमीशन ने, इंदिरा साहनी के जजमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस बुनियाद पर मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है, कास्ट है, उनको मिलना चाहिए। और उस कमीशन ने ये कहा कि 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को मिल रहा है वो नामुनासिब है, क्योंकि उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुसलमानों में 81% जो मुसलमानों में जो कास्ट है बैकवर्ड क्लास की, वो पसमानदा है, बैकवर्ड है। तो उस कमीशन ने, सुदीर कमेटी ने ये सिफारिश पेश की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ात 9% से और 12% तक मिलना चाहिए। 9 to 12% की उन्होंने सिफारिश की सुदीर कमेटी ने, जिसमें हमारे क्रीमी लेयर को भी शामिल किया गया। जो मुसलमान क्रीमी लेयर में नहीं आते, माने क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको रिजर्वेशन ना मिले, उसकी भी सिफारिश की। तो BCE कैटेगरी में सुदीर कमेटी ने ये सिफारिश पेश की कि तेलंगाना के मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास या कास्ट है उनको 9% से लेकर 12% तक रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और हमारे आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की आर्टिकल 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत रिजर्वेशन मिल सकता है। बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासत उत्तराखंड में भी बीजेपी लीडर विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या पर इसके रिजॉर्ट में काम करने वाली एक लड़की के कत्ल का इल्ज़ाम है। इस मामले को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है, जिसके बाद नाराज़ लोगों ने बीजेपी लीडर के बेटे पुलकित के रिजॉर्ट में आग लगा दी। आग रिजॉर्ट के एक हिस्से में लगाई गई थी, जिसे बाद में बुझा लिया गया। पुलिस ने मुलजिम पुलकित समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी के हुक्म पर इसके रिजॉर्ट पर बुलडोज़र भी चलाया गया। इतना ही नहीं, मुश्तैल लोगों ने मुकामी बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है, जबकि पुलिस ने बीजेपी एमएलए को सिक्योरिटी देकर महफूज तरीके से वहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया। ऐसे में खबर आ रही है कि बीजेपी एमएलए के बेटे पुलकित ने उस मुतासरा लड़की के ऊपर दबाव डाला था कि वो जिस्म फरोशी करे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इस दरमियान कांग्रेस ने अंकिता मर्डर मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी लीडर के बेटे ने एक लड़की को मार दिया क्योंकि वो जिस्म फरोशी से इनकार कर रहे थे। बीजेपी की जंगल राज में खवातीन के खिलाफ जराइम बढ़ते जा रहे हैं। कहीं बेटी की लाश को जेसीबी से दफनाया जा रहा है, कहीं बेटी को नहर में फेंका जा रहा है और बेटी बचाओ का नारा देने वाले खामोश हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वहाँ की
जितनी भी जमीनें इनके पास हैं, एक तो पहले मैं क्लियर कर दूं, अकेले देहरादून में करोड़ों की अरबों की संपत्ति आरएसएस के पास है। आज खुलासा हुआ है कि फार्मेसी के नाम पर एक आरएसएस वाला विनोद आर्य जमीन लेता है और वहां अपने लड़के का अवैध रिजॉर्ट निर्माण करवाता है, जिस रिजॉर्ट में बेचारी ये कार्यरत बच्ची, जिसके लिए पूरी जीवन आगे था, जिसके जीवन की शुरुआत थी, जो रंगीन सपने देख रही थी, उसको किस तरह से आपने कुचल कर रख दिया। इसलिए आरएसएस के जमीनों की भी जांच होनी चाहिए, उनका दुरुपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर न सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल को अभी तक अपना पद छोड़ देना चाहिए था, पहले तो जब जांच बैठी उनकी नियुक्ति पर, वही अपने आप में उनके लिए शर्म से मर जाने वाली बात थी। लेकिन आज जब खुलासा भी कर दिया रितु खंडूरी जी ने कि आपकी नियुक्तियां गलत हुई है, निरस्त की जाती है, तब भी मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं, न उनके कोई निष्कासन की खबर हम तक पहुंची है, न पद से इस्तीफा देने की खबर पहुंची है। ऐसे में ये सरकार कितनी हठधर्मिता वाली सरकार है, इसके मंत्री कितने हठधर्मी हो गए हैं और कितनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं, ये अब आपके सामने। कोई सवाल हो तो स्वागत। वहीं उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट अंकिता मर्डर मामला और मुरादाबाद में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि हमारा मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब ख़वातीन महफूज होंगे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुरादाबाद और उत्तराखंड में लड़कियों के साथ वाक़यात हुए हैं, उसने सबका दिल दहला दिया है। भारत जोड़ो यात्रा में कई होनहार बच्चियों और लड़कियों से मैं मिल रहा हूँ, उन्हें सुन रहा हूँ। एक बात साफ है कि हमारा भारत तब ही आगे बढ़ेगा जब मुल्क की ख़वातीन महफूज होंगे। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी के दरमियान फिर एक मरतबा रस्साकशी का खेल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आप एमएलए सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एलजी पर सरकारी काम में मदाखलत करने का इल्ज़ाम लगाया है। पंजाब के भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर साहब ऐसे अपने आप को दिखा रहे हैं जैसे कोई स्कूल के प्रिंसिपल हों, और पंजाब की चुनी हुई विधानसभा और विधायक उनके स्कूल के विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर वो अपना हुक्म चलाएंगे। देश में 75 साल की आज़ादी में कभी ये देखा नहीं गया कि कोई गवर्नर कह रहा है चुनी हुई विधानसभा को कि लिस्ट ऑफ बिजनेस मुझे दिखाओ पहले, तब असेंबली बुला सकते हो। ये बड़ी अजीब बात है। कल को गवर्नर साहब कहेंगे भाई कौन कौन विधायक क्या क्या भाषण विधानसभा में देगा, उस भाषण की कॉपी भी पहले मुझे दे दो, पहले मैं देखूंगा कि कौन क्या बोल सकता है, मैं उसको वेट करूंगा, तब आप विधानसभा में बोलना। मैं बहुत हैरान हूं कि गवर्नर जैसी पोजीशन पे तो बहुत सारे सलाहकार होते हैं, गवर्नर हाउस के अंदर पुराने अफसर होते हैं जो बताते हैं कि गवर्नर की क्या भूमिका है और गवर्नर की क्या लक्ष्मण रेखा है। दिल्ली के मामले में भी हमने देखा, पिछले 8-9 सालों से जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हर चीज में टांग अड़ानी शुरू की, और उस पर भारतीय जनता पार्टी कहती थी नहीं नहीं, ये दिल्ली जो है पूरा राज्य नहीं है, जबकि दिल्ली 2014 से पहले भी पूरा राज्य नहीं था। मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरीके से हर चीज के अंदर टांग नहीं अड़ा करते थे, हर चीज के अंदर चुनी हुई सरकार के काम नहीं रोका करते थे। मगर हमने देखा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की हो, सीसीटीवी लगाने हो, कोई काम दिल्ली सरकार को करना हो, हर चीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टांग अड़ाई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने टांग अड़ाई। और अब पंजाब के गवर्नर पंजाब की विधानसभा के हर काम में टांग अड़ा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से प्रजातंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। इस तरह से तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। गवर्नर जो है वो अंग्रेज का वाइसरॉय हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन हो गया,
कि वो बताएंगे कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे। बीजेपी अरकान की जानिब से पार्लियामेंट या असम्बली में फ़ोन पर पॉर्न मूवीज़ देखने के वीडियोस काफ़ी वायरल हुए थे। इसी कड़ी में एक और वीडियो सामने आया है जिसमें यूपी असम्बली में एक बीजेपी एमएलए सेशन के दौरान फ़ोन पर 3 पत्ती गेम खेलते हुए नजर आए। इसी वीडियो को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा कि बीजेपी एमएलए यूपी असम्बली के सेशन में खेल रहे हैं ताश और कर रहे हैं रियासत का नाश। बीजेपी के इन एमएलए जी को शुक्रिया जिन्होंने पीछे से ये वीडियो बनाकर वायरल करके अवामी मफाद में काम किया है। अब देखना यह है कि वज़ीर आला जी इन इज्जत माब एमएलए पर अखलाकी बुलडोज़र कब चलाएंगे। आखिर में वर्ल्ड न्यूज़ के हेडलाइंस एक मरतबा फिर देखते हैं। फ़लस्तीनियों पर इजरायली फोर्स का बेरहमी से तशद्दुद जारी, अब कर दी डायरेक्ट फायरिंग, 38 फ़लस्तीनियों के ज़ख्मी होने की खबर। ईरान ने बनाया अर्श-2 ड्रोन, इसराइल के शहरों तेल अवीव और हैफा को अब कामयाबी से निशाना बना सकता है ईरान। काबुल में कल जुमा के मौके पर मस्जिद पर होने वाले धमाके में महलूकीन की तादाद हुई 7। तालिबान ने कहा नमाजियों को निशाना बनाने का अमल नाकाबिले बर्दाश्त। यूपी के प्रयागराज के एक अस्पताल में खातून के नमाज पढ़ने पर हुआ हंगामा। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा किसी को तकलीफ दिए बगैर अपने मजहब के मुताबिक इबादत करते हैं तो इसमें जुर्म क्या है। बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासत उत्तराखंड में नौजवान लड़की अंकिता के मर्डर पर हंगामा। बीजेपी एमएलए के बेटे पर लगा है कत्ल का इल्ज़ाम, जिस्म फरोशी के लिए लड़की पर बना रहा था दबाव। और अब असेंबली में पॉर्न देखने के बाद अब एक और बीजेपी एमएलए का मोबाइल पर गेम्स खेलने का वीडियो हुआ वायरल। यूपी असेंबली में सेशन के दौरान बीजेपी एमएलए की हरकत पर अखिलेश यादव ने किया तंज। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल।